नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज आपके सामने एक लंबे समय के बाद एक नए अनुभव के साथ फिर से उपस्थित हूँ मैं। और आज हमारा जो विषय रहने वाला है यूके SSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को लेकर रहेगा। और हाल ही में जो परीक्षा संपन्न हुई है यूके SSC की ग्रुप सी लेवल की थी, BPDO की, उसको लेकर हम बात करेंगे। उसका परीक्षा को पैटर्न को लेकर हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नववर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नववर्ष में आप ये प्रण लें कि आप 2025 का जो नववर्ष मनाएं वो एक सरकारी ओहदे पर पहुंचकर, एक सरकारी सेवा में पहुंचकर एक पद को सुशोभित करें और राष्ट्र के, राज्य के निर्माण में आप बेहतर रूप से योगदान करें, ये ऐसी हम आशा करते हैं। और वर्ष 2023 से आपने जो कुछ भी सीखा है उसको और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसको कुछ अच्छे रूप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और अपने इनोवेशन को और आगे बढ़ाएं, तैयारी में और नवाचार लेने की कोशिश करें और अपनी तैयारी को और बेहतर रूप से धार दे सकें। और इसके लिए आपको कुछ बेहतर रणनीति को अपनाना होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली आज की हमारा जो चर्चा का विषय है वो स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 जो हाल ही में संपन्न हुई है 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परीक्षा के पैटर्न को लेकर किस तरह से बदलाव हो रहा है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि आयोग जो है पिछले पैटर्न को चेंज कर नया पैटर्न पर आ गया है और लगातार उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हम उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली हमारा जो बात करने का विषय रहेगा वो 4 मुद्दों पर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है परीक्षा का पैटर्न, यानी कि आपने देखा होगा वन लाइनर क्वेश्चन को बिल्कुल डिनाई कर दे रहा है आयोग, यानी कि उस पर रोक लगा रहा है। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत हद तक कम हो गई है वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे। और दूसरा, वन लाइनर पढ़ें तो कितना पढ़ें, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वन लाइनर पढ़ने वाला कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई पिछले 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष से तैयारी कर रहा है, तो वो अपनी तैयारी को लेकर कितना सेटिस्फाई है, क्या वो कोई एग्ज़ाम निकाल सकता है वन लाइनर के अकॉर्डिंग। तो तीसरा हमारा जो मुद्दा रहने वाला है वो रहेगा हिंदी भाषा को लेकर। हिंदी भाषा में आयोग ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। और पिछले आपने देखा होगा BDO के एग्ज़ाम में कुमाऊनी गढ़वाली से क्वेश्चन पूछा गया। हाल ही में जो परीक्षा संपन्न हुई उसमें भी काफ़ी हद तक हिंदी में कुमाऊनी गढ़वाली से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम चौथे मुद्दे के बारे में हम देखें तो हम देखेंगे कि आगे की रणनीति किस प्रकार से रह सकती है। आगे की रणनीति हमको किस प्रकार रखनी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम को लेकर। जो एक सीरियस एस्पिरेंट है वो एग्ज़ाम को कैसे टैकल कर सकता है, वो क्वेश्चन को कैसे डील कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है परीक्षा के पैटर्न को लेकर। देखिए, ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मुझे हल्द्वानी में कुछ जानने वाले लोग भी मिले और इसके बारे में हमने चर्चा की कि किस प्रकार एग्ज़ाम रहा और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आयोग ने डिफ़ाइन कर रखा कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन का जो पोर्शन रहेगा वो GS का रहेगा, यानी कि GK, नॉट GK, ठीक है। GK का पोर्शन उन्होंने बहुत कम किया है, GS को बढ़ावा दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और 40 क्वेश्चन जो पूछता है वो आप सब अवगत हैं इस बात से कि उत्तराखंड से संबंधित जानकारी को लेकर पूछे जाते हैं। और 20 क्वेश्चन आयोग ने सिलेबस में डिफ़ाइन किया है कि 20 क्वेश्चन जो पूछेगा वो हिंदी को लेकर पूछेगा। 20 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि 20 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, विचारने वाली बात यह है कि हिंदी को वो उतना वेटेज ना देकर कुमाऊनी गढ़वाली बोली, यानी कि जो सिलेबस में डिफ़ाइन नहीं है, वो ब्रीच कर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कुमाऊनी गढ़वाली से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि 45 क्वेश्चन जो वन लाइनर था, 45 क्वेश्चन वन लाइनर से पूछा गया है, ठीक है। परीक्षा के पैटर्न पर अगर हम देखें तो 140 क्वेश्चन आपका आया है, 140 क्वेश्चन आया है आपका जो
1 से लेके 2, 3, 4, यानी कि जो 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिक्सअप करके पूछ रहा है। और क्या कहते हैं, जो है 2 कथन दे रहा है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस प्लस फैक्ट बेस दोनों आधारों पर क्वेश्चन बनाया जा रहा है। आयोग लगातार जो है अपने पैटर्न में बदलाव कर रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कोई विद्यार्थी, कोई एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, उत्तराखंड से संबंधित जो राज्य की सेवा में जाने का सपना देख रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत गंभीर हो जाती है कि 140 क्वेश्चन पूछ रहा है। 100 की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, 50 की बात ही नहीं कर रहे हैं, 55 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 55 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो 1 से लेकर 4 तक पूछा गया है, 1 से लेकर 3 कथन तक पूछा गया है, यानी कि कुछ क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया और कुछ क्वेश्चन डिफाइन किया गया। ठीक है, यानी कि 2 कथन दिए, पूछ लिया उसने कि निम्न में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि परीक्षा में किस प्रकार आगे की रणनीति होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी कैसे पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी में इन्होंने सबसे बड़ा बदलाव ये किया है कि हिंदी भाषा के नाम पे इन्होंने कुमाऊनी और गढ़वाली बोली को जो है पूछा है। अब जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति कुमाऊनी जानता है, जो व्यक्ति गढ़वाली जानता है, वो तो ये कर देगा आराम से। अब सोचने वाली बात यह है कि उत्तराखंड केवल और केवल एक स्पेसिफिक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, वो समस्त राज्य का समावेश है, मतलब समस्त लोगों का समावेश राज्य है। और राज्य के निर्माण में, राज्य के विकास में सभी लोगों की सामूहिक भागीदारी है। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि आयोग को इस प्रकार अपना पैटर्न निर्धारित करना चाहिए कि जो एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, यानी कि सोचने वाली बात है कि राज्य ने अपनी पहली भाषा जो है हिंदी रखी है और हम हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ ये विचारने वाली बात है कि कोई अभ्यर्थी जब प्रशासन में जाएगा तो वह कुमाऊनी और गढ़वाली में बात करेगा, ये तो ठीक है, एक बात कर सकता है, सीखने वाली चीज़ है और भाषा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन क्या वो कुमाऊनी और गढ़वाली में सारे जो है कागजात कार्यवाही वो सारे उसमें करेगा? ऑफिशियल वर्क है वो हिंदी में होता है, आप सबको पता है, हमें भी पता है कि ऑफिशियल वर्क जो है वो हिंदी में होता है। ठीक है, अब हिंदी को उन्होंने वेटेज कम कर रहे हैं, ये कुमाऊनी गढ़वाली को डाल रहे हैं। अच्छी बात है, आप डालिए, कोई नहीं, अच्छी बात है, और राज्य की भाषा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई हिल्स एरिया का व्यक्ति है, ठीक है, और मैदान में रहता है या आउट ऑफ स्टेट रहता है, उसके जो बच्चे होंगे वो अपने राज्य में अप्लाई करना चाहेंगे, राज्य की सेवा में जाना चाहेंगे। अब सामान्य सी बात है कि जो जहाँ के परिवेश में रहेगा उसे वहाँ की भाषा बोली का पता होगा। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आयोग की मंशा ये है कि आपको कुमाऊनी और गढ़वाली आना अनिवार्य है, तभी आप हिंदी को टैकल कर सकते हैं, हिंदी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ ये बात निकल कर आती है कि आयोग ने सिलेबस में तो नहीं दिया है, सिलेबस में नहीं दिया तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? जब क्वेश्चन आप सिलेबस ब्रीच करके बना रहे हैं तो सामान्य सा बच्चा है वो कैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को डील करेगा? तो यहाँ ये सोचने वाली बात है। कुमाऊनी और गढ़वाली से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आयोग को इस बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कुमाऊनी और गढ़वाली डालने का औचित्य क्या है। क्या राज्य की सेवा में जाने के बाद कुमाऊनी और गढ़वाली में सारे कार्य होंगे? हम भाषा का सम्मान करते हैं, हम राज्य के निवासी हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हर भाषा का सम्मान करिए, हर भाषा का, क्योंकि एक सांस्कृतिक जुड़ाव होता है भाषा से, और हमारा जो कल्चर है, ठीक है, वो कल्चर जो है कुमाऊनी और गढ़वाली में मुख्यतः निर्भर करता है। और हर भाषा का सम्मान करिए। हम कह रहे हैं कि आप हिंदी में कुमाऊनी गढ़वाली डालिए, लेकिन कितना क्वेश्चन डालेंगे आप आज आपने 6 डाले हैं, 7 डाले हैं, कल को 10 भी डाल सकते हैं, कौन रोक रहा आपको? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुमाऊनी और गढ़वाली जानने के बाद प्रशासन में कोई जाएगा तो वो सारे ऑफिशियल वर्क क्या कुमाऊनी और गढ़वाली में करेगा? यहाँ ये प्रश्न लगाने वाली बात है। तो आयोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप प्रशासन में ला रहे हैं उसको हिंदी तो सही से आनी चाहिए। हिंदी का इतना बड़ा सिलेबस है
आप उसमें से बनाइए ना क्वेश्चन, कितने बनाने बनाइए आप, कौन रोक रहा है आपको। और अगर आपको कुमाऊनी गढ़वाली को लाना अनिवार्य है तो आप सेवा में आने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है अभ्यर्थी को, सेवा में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, आप उसमें सिखाइए। आप उसमें ये सिखाइए कि आपको ये क्षेत्र मिला उत्तराखंड का जौनसार है या फिर भोटिया जनजाति से जुड़ा क्षेत्र आपका, वो वाली भाषा सिखाइए। कुमाऊनी, कुमाऊं में रहने वाला व्यक्ति कुमाऊनी सीखेगा, गढ़वाल में रहने वाला गढ़वाली सीखेगा, आप सिखाइए ना, बिल्कुल सीखेगा। जो व्यक्ति सर्विस में जाएगा वो उस भाषा को सीखने के योग्य होना चाहिए। लेकिन आप एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन डालोगे तो ये कहाँ से औचित्य होगा, कहाँ से न्यायप्रिय बात होगी। तो ये सोचने वाली बात है। आगे की रणनीति पर हम अगर बात करें तो आगे की रणनीति ये रहेगी। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आगे की रणनीति में आयोग अपने पैटर्न में बदलाव नहीं करने वाला है। जो पुराना पैटर्न है उसको छोड़ दिया उसने, वर्तमान में जो पैटर्न है उसको ही हर एस्पिरेंट को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि आयोग ने हाल ही में ये भी कहा है कि उसके अध्यक्ष जी ने ये भी कहा है कि हम पैट की व्यवस्था भी करने के लिए विचार कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में पैट का कुछ सिस्टम जैसे कि यूपी में गतिमान है और यहाँ राज्य में भी हो जाए। तो यहाँ क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं, कंपटीशन बढ़ता है। और सोचने वाली बात यह है कि परीक्षा संपन्न की गई है, बहुत व्यक्ति लोग इकोनॉमी को इग्नोर करते हैं। इकोनॉमी से उसने एफडीआई से क्वेश्चन पूछा, मौद्रिक नीति से क्वेश्चन पूछा, जिसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, योजना से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आया, पॉलिटी का वेटेज उसने बहुत कम किया है। ठीक है, तो इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको टर्म्स समझनी होगी। जैसे कि मुद्रास्फीति में अगर मैं बात करूं, जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, मुद्रास्फीति उसने पूछ लिया, रिवर्स रेपो दर का क्या मतलब है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सोचने वाली बात है कि जब आरबीआई बैंकों को, सामान्य बैंकों को ऋण देता है तो उनसे प्रतिभूति लेता है। जब वो प्रतिभूति लेगा, बैंकों को ऋण देगा, बैंक क्या करेंगे, उसको आगे और फॉरवर्ड करेंगे, लोगों में ऋण बांटेंगे। तो उससे क्या होगा, तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति होगी। अगर इसका उल्टा कर दीजिए, बैंकों से आरबीआई क्या करता है, लोन ले लेता है और बैंकों को प्रतिभूति दे देता है। तो यहाँ पर ये टर्म्स हो जाती है। ठीक है, जब आरबीआई पैसा खींच रहा है अपनी तरफ और प्रतिभूति दे रहा है बैंकों को, उससे क्या होगा, तरलता कम होगी, मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति का चलन कम हो जाएगा। तो ये टर्म्स होती है, ये समझने वाली बात है। इकोनॉमी के मैं अगर अपनी बात करूँ, इकोनॉमी के जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मेरे लगभग इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। तो इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन आए मेरे नोट्स में से आए हैं, इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन। और उसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चन भी मेरे अपने नोट्स में से आए हैं, पर्सनल नोट्स में से। इसके अलावा हिंदी एक गेम चेंजर विषय है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो उत्तराखंड अच्छा कर रखा है, जिसने कोई जीएस पढ़ रहा है, जीएस अच्छा कर रहा है। और यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि लूसेंट पढ़ने से अब काम नहीं चलने वाला, लूसेंट को उसने बहुत कम कर दिया है, लूसेंट का वेटेज बहुत घटा दिया है। ठीक है, लूसेंट का वेटेज उसने बहुत घटाया है। तो आपको लूसेंट के साथ साथ पढ़नी तो चाहिए लूसेंट, क्योंकि जीके के लिए एक बहुत अच्छी बुक है। लूसेंट पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। और कोशिश करिए कि कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो उसके कम से कम 2 रिवीजन से काम नहीं चलेगा, 3 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 8 रिवीजन, 10 रिवीजन, 12 रिवीजन, ऐसे रिवीजन लगाइए जिससे कि आप एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन को देखें और 4 कथन दे रहा है तो आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। ठीक है, क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जा सकता है। ठीक है, वो कब आएगा, वो जब आप 10 रिवीजन, 12 रिवीजन लगातार आप लगाते रहोगे, उसके बाद आएगा। और कोचिंग के नोट्स पर निर्भर नहीं होना है। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं कि कोचिंग का नोट्स स्पेसिफिक नहीं है। कोचिंग का नोट्स आपको एक गाइड कर सकता है, लेकिन साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी को ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। आयोग ने परीक्षा का पैटर्न देकर समझा दिया है, विश्लेषण उसने बता दिया है कि आप तैयारी करिए, लेकिन कोचिंग पर डिपेंड होकर मत करिए। कोचिंग की जो फीस है उसको लेकर आप आगे मत बढ़िए। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करिए और ज़्यादा करिए। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा की तैयारी में लगातार आप बदलाव लाइए और कुछ इनोवेटिव, ठीक है, विश्लेषणात्मक और नवाचार दोनों होना चाहिए उसमें।
आपकी थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन को डील कर रहे हो तो आपका माइंड बहुआयामी दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। इसमें इस पेपर को देखकर मुझे ऐसा लगा कि कोई कॉमन सेंस पे भी आधारित है कोई क्वेश्चन तो वो आराम से टैकल हो जाता है। मुझे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको सही सॉल्व कर दिया, क्योंकि उसका कारण ये है कि कई क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक होती है। और अब जो आयोग का एग्ज़ाम रह गया है वो पढ़ने को लेकर इतना नहीं रहा। मैं फिर कह रहा हूँ कि पढ़ने को लेकर उतना नहीं है जितना क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक को लेकर है। ठीक है, आप क्वेश्चन की सॉल्व करने की टेक्निक सीख गए तो आप इस एग्ज़ाम के, इस आयोग के एग्ज़ाम को आराम से सॉल्व कर लेंगे। इस एग्ज़ाम में आप पास हो जाएंगे। आयोग कोई भी परीक्षा लेगा तो ऐसा सुनने में आ रहा आगे और भी परीक्षाएं होंगी, आबकारी की परीक्षा है और अन्य परीक्षाएं होंगी, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे। लगातार आप जुड़े रहिएगा। तो ये 4 मुद्दों पे हमने बात कर ली है। ठीक है, आपको कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।